हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ओसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो प्रिंसिपल है वो दिया है F.W. टेलर, मीन्स फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया है। अभी हम लोग इससे पहले 3 क्वेश्चन कर चुके हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे। फर्स्ट था नेचर, सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल। वो जो प्रिंसिपल्स था उसमें हमने सीखा था कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन होता है, एक टेक्निक होता है, एक रूल होता है जो एक मैनेजर फॉलो करता है क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। अभी वो जो प्रिंसिपल था वो सोशल साइंस पे डिपेंड था। मीन्स कि कैसे वो जो प्रिंसिपल था वो एक मैनेजर क्या करेगा, एक प्रिंसिपल को, अपने रूल को एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगा, टेस्ट करेगा, एरर्स होंगे, फेलियर होंगे, फिर वो सीख के वो प्रिंसिपल को, फिर वो जब वो सक्सेसफुल होगा, वो डेवलप हो जाएगा प्रिंसिपल, तब उसको क्या रियल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है। रियलिटी में प्रिंसिपल्स डेवलप किए जाते हैं। पहले वो प्रिंसिपल को वो जो प्रिंसिपल था वो एक मैनेजर का पर्सनल जजमेंट करता था। वहाँ पे कोई ऐसा साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया जाता था, कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं किया जाता था। वहाँ पे बस एक मैनेजर खुद को जो सही लगता था वो अप्लाई करता था। अगर वो रूल, अगर वो प्रिंसिपल सक्सेसफुल हो जाता था तो वो प्रिंसिपल्स को वो आगे चल के वही प्रिंसिपल्स को फॉलो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे F.W. टेलर जो हैं वो बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो कैसा, फर्स्ट हमारा कि नॉट रूल ऑफ थंब। प्रिंसिपल कैसा नहीं होना चाहिए, कोई भी एक किसी पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, किसी पर्सन के, एक पर्सन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, उसके सोच के हिसाब से नहीं होना चाहिए। वो साइंटिफिकली प्रूवन रहना चाहिए कि हाँ इसके फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये कौन बोलते हैं, F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अभी उनका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। F.W. टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिस्ट इन Midwell steel work and gradually through his hard work and progress rose to the position of the chief engineer। अभी जो F.W. टेलर है वो कौन थे, एक अमेरिकन मैकेनिस्ट थे जो काम किधर करते थे, एक स्टील वर्क कंपनी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे स्टील्स का वर्क होता था, वहाँ पे वो काम करते थे। धीरे धीरे उनका प्रोग्रेस और उनके हार्डवर्क के हिसाब से, जैसा उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रोग्रेस किया उसके हिसाब से उनको एक चीफ इंजीनियर का पोस्ट मिल गया। मीन्स मेन इंजीनियर, जितने भी इंजीनियर्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में उनका वो कौन बन गए, सुपीरियर बन गए। उनको एक टॉप लेवल पे पोस्ट मिल गई उनकी हार्डवर्क एंड प्रोग्रेस की वजह से। नेक्स्ट है, ही इंट्रोड्यूस हिज मैनेजमेंट थियरीज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। वो बोलते हैं कि किसी जो जितने भी वो जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो किसी मैनेजर का पर्सनल जजमेंट नहीं है, किसी भी मैनेजर का पर्सनल जजमेंट नहीं है। हमने जो हेनरी फ्योल्स के जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे वो कैसा था, मैनेजर्स के पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड था कि मैनेजर कैसा सोचता है और फिर उसको एक अप्लाई करता था ऑर्गेनाइजेशन में और फिर डेवलप किया जाता था। लेकिन यहाँ पे F.W. टेलर बोलते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूवन होनी चाहिए। मतलब वो जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं उस पर साइंटिफिकली क्या होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, उस हिसाब से वो प्रिंसिपल डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू टेलर प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय साइंटिफिक टेक्निक्स rather than the rule of thumb and a trial and error approach। क्या बोलते हैं F.W. टेलर, उनके हिसाब से कि जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाने चाहिए, साइंटिफिक टेक्निक से। इस तरह से साइंटिफिक टेक्निक से मीन्स अगर अभी जैसे
साइकोलॉजिकल थिंग्स होती है ना, जैसे हम किसी के मन के बारे में जानना रहता है कैसा, तो ये कैसा साइंटिफिक होना चाहिए। नॉट कि अगर एक मैनेजर सोचता है कि हाँ मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, साइंटिफिकली होनी चाहिए। वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई वर्कर से किसी वर्कर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो वहाँ पे उनको हम क्या करेंगे, साइकोलॉजिकली सोचेंगे कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, कैसा वो सोच रहा है, किस तरह से, उस हिसाब से हम साइंटिफिक टेक्निक से क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्रॉब्लम छोटा हो या फिर बड़ा हो। अभी उन्होंने बोला है कि जो साइंटिफिक टेक्निक हमको यूज़ करना ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लिए साइंटिफिक टेक्निक यूज़ करना है, रादर देन कौन सा, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो रूल ऑफ थंब मीन्स कि कोई एक मैनेजर का पर्सनल जजमेंट रहेगा। मीन्स अभी जैसे बोलते हैं ना उंगली पे नचाना, वैसे टाइप का, कि एक मैनेजर जो बोलेगा उस हिसाब से वो कंपनी में सारे मैनेजमेंट्स होंगे, मतलब उसका पर्सनल जजमेंट रहेगा, वहाँ पे उसको जो सही लगेगा वो करेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, साइंटिफिक टेक्निक से हमको मैनेजमेंट करना है, प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है टेलर्स अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी टेलर का जो टेलर हैं, जो FW टेलर हैं, उनका जो अप्रोच है, उनका जो नज़रिया है क्या मैनेजमेंट के तरफ, वो कैसा है, साइंटिफिक है। कैसा है, साइंटिफिक है। फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उनका जो ये प्रोग्रेशन था, उनका जो ये कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट के तरफ, जो मैनेज करने के जो तरीके से जो लोग मैनेजर सोचते थे कि इस तरह से हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, उन्होंने इसमें क्या किया, चेंजेस लाए, और इस कंट्रीब्यूशन की वजह से उनका जो ये था, ये जो कंट्रीब्यूशन, इस कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किनको, FW टेलर को। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जो FW टेलर उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया है, वो उनका फर्स्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि साइंस कैसा हमको जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से करना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब। मीन्स कोई मैनेजर अपने इशारे पे कोई भी काम, कोई भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करवाएगा। कैसा होना चाहिए, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। ओके, फर्स्ट जो है हमारा लाइन उसमें, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद द मेथड डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। क्या बोला है उन्होंने कि अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ाना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो डे टू डे वर्किंग है उसको हमको अगर और अच्छा और बेटर बनाना है, अगर उसका एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो हमको रूल ऑफ थंब के जगह पे हमको कौन से अप्रोच को फॉलो करना है, साइंटिफिक अप्रोच को। कौन से अप्रोच को, साइंटिफिक अप्रोच को। मीन्स कोई भी काम करने के लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए पहले साइंटिफिक एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक एनालिसिस करना पड़ेगा। हमको रूल ऑफ थंब के हिसाब से मैनेजमेंट नहीं करना है। मीन्स कोई भी मैनेजर अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से, मीन्स उसको जो सही लगेगा उस हिसाब से वो नहीं करना है मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, साइंटिफिक एनालिसिस से। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, या फिर कोई काम को, कोई वर्क को फिनिश करना है, कोई वर्क को कंप्लीट करना है, तो कैसे होना चाहिए, साइंटिफिक एनालिसिस से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर टेलर इंस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। क्या बोलते हैं टेलर कि जो रूल ऑफ थंब है वो कैसा है, एक मैनेजर का पर्सनल जजमेंट है। रूल ऑफ थंब कैसा है, एक मैनेजर का पर्सनल जजमेंट है। अभी टेलर इसके अगेंस्ट, इसके बदले
क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। क्या करने के लिए, छोटे से छोटे वर्क को भी मैनेज करने के लिए, छोटे से छोटे वर्क को भी मैनेज करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड ही यूज करते हैं। वो किसी मैनेजर का पर्सनल जजमेंट यूज करने के लिए नहीं बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद सेलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। बोलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है एक परफेक्ट वे सेलेक्ट करना। क्या करना, एक परफेक्ट, एक सही रास्ता चुनना। कोई भी अगर जॉब को परफॉर्म करना है तो उसके लिए परफेक्ट रास्ता चुनना, परफेक्ट वे चुनना, कोई भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर परफेक्ट कैसे होगा, साइंटिफिक एनालिसिस से। परफेक्ट कैसे होगा, साइंटिफिक एनालिसिस से, ताकि हमको एरर एंड ट्रायल बेसिस पे ना जाना पड़े। मतलब कि अगर कोई मैनेजर पर्सनल जजमेंट पे अगर कोई डिसीजन लेगा तो ये हो सकता है कि वो आगे गलतियां करे, फिर उस गलती से सीख के फिर वो आगे सही काम करे। लेकिन अगर उसी के जगह पे हम अगर साइंटिफिक एनालिसिस कर लेते पहले ही, अगर कोई जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसके प्रोज एंड कॉन्स, मीन्स उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को पहले ही हम अगर एनालिसिस कर लेते, पहले ही उसको अगर ढूंढ लेते, उस पर रिसर्च कर लेते, तो ट्रायल एंड एरर बेसिस जो है उसकी नौबत आएगी नहीं। मतलब हम आगे जाके कोई गलती करेंगे ही नहीं अगर हम साइंटिफिक मेथड से अगर मैनेजमेंट करते हैं। तो टेलर क्या बोलते हैं कि कोई भी मैनेजर को जो रूल ऑफ थंब है उसको फॉलो नहीं करना है, मीन्स उसको अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से नहीं करना है, उसको साइंटिफिकली पहले एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद उसके हिसाब से क्या करना है, डिसीजन लेना है। उसके हिसाब से क्या करना है, डिसीजन लेना है। इससे क्या होगा बेनिफिट, कि ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हमको नहीं जाना पड़ेगा कि पहले ट्राई करो, गलती होगी, फिर आगे हम जाके सही काम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइंटिफिक एनालिसिस होनी चाहिए, जिससे हमको पहले ही पता चल जाएगा कि आगे जाके इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या गलतियां होने वाली हैं और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो हम फ्यूचर की चीज़ें को अभी हम प्रेजेंट में ही क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में गलतियां नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। क्या है, हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मीन्स होता है कोऑपरेशन। हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, मीन्स मिलजुल के एक दूसरे का साथ दे के हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्क होंगे उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, मिलजुल के एक साथ। नॉट डिस्कॉर्ड मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, कोई झगड़े नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, ये वर्कफोर्स होते हैं, एक तो मैनेजमेंट होता है, एक होता है एम्प्लॉय। मैनेजमेंट सारे रूल्स बनाता है और एम्प्लॉय उसको फॉलो करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में अच्छा कोऑपरेशन होगा तो यहाँ पे झगड़े होने के चांसेस कम से, कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम होंगे। तो यहाँ पे ये जो सेकंड प्रिंसिपल है एफडब्ल्यू टेलर, वो बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड, झगड़े नहीं होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं एफडब्ल्यू टेलर कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। किनके बीच, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच, उनके बीच कोऑपरेशन होना चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब एक दूसरे को वो समझे, एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझे वो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। वही आगे लिखा है नॉट डिस्कॉर्ड। अगर हार्मनी होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं।
एक दूसरे की गलतियों को भी समझ रहे हैं और एक दूसरे जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी समझ रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों के बीच में। तो अगर वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, हार्मनी होगा, डिस्कॉर्ड्स नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, दोनों के बीच में झगड़े नहीं होंगे। नेक्स्ट है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट विल हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल दैट इज सक्सेस। क्या बोला है कि अगर एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी होगा, कोऑपरेशन होगा, उन दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, झगड़े कम होंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनेगा। मीन्स कि सारे अपने अपने काम करेंगे, वो भी अच्छे एफिशिएंसी के साथ, बेटर एफिशिएंसी के साथ, जिससे क्या होगा, डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट किधर पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही होता है, प्रॉफिट कमाना, सक्सेस पाना। तो इसका इफेक्ट किधर पड़ता है, अल्टीमेटली इसका इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे, मीन्स सक्सेस पे। नेक्स्ट हमारा है मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन। अभी FW टेलर बोलते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल में कि यहाँ पे कैसा होना चाहिए, मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स कि सबका जो माइंडसेट है, सबके जो माइंडसेट हैं उसमें बदलाव होने चाहिए। सबके माइंडसेट में क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्या करने के, कुछ इनोवेटिव करने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्क परफॉर्म करने के लिए मेंटल मीन्स उसके माइंड में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फर्स्ट पॉइंट बोलता है The principal focuses on change in the attitude of employees and management towards each other. क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, FW टेलर क्या बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल है किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस इस चीज़ पे कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर उन दोनों के एटीट्यूड में कैसा होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। कैसा क्या होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए, जिससे क्या होगा, उन दोनों के बीच का जो है रिलेशन वो अच्छा होगा। उनका जो मेंटल एटीट्यूड है, उनका जो माइंडसेट है एक दूसरे के तरफ, मतलब कि एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के तरफ। एम्प्लॉयर कौन, जो एम्प्लॉय को काम पे रखता है, जो काम करवाता है एक पर्सन से, एम्प्लॉय मीन जो काम करता है। तो एम्प्लॉयर जो है उसका माइंडसेट मीन्स उसका एटीट्यूड एम्प्लॉय की तरफ अच्छा होना चाहिए, और एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर की तरफ माइंडसेट, उसका जो एटीट्यूड है वो अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा, दोनों को बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। सुपरवाइजर मीन्स जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट कर रहा है, और जो सबऑर्डिनेट मीन्स जो मैनेज हो रहा है। अभी देखिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच का, इन दोनों का जो एक दूसरे के तरफ का जो एटीट्यूड है, अगर वो अच्छा होगा, इससे क्या होगा, वो एक दूसरे का इम्पोर्टेंस जान पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में उन दोनों का इम्पोर्टेंस जो है वो इक्वल है। कैसे, अगर सिर्फ अकेला मैनेजर चाहे तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सकता है क्या, नहीं। मैनेजर का अलग काम है, क्या करना, मैनेज करना, प्लानिंग करना। लेकिन उसी के जगह पे एम्प्लॉय का अलग काम है कि क्या करना, वर्क्स परफॉर्म करना, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, और जो मैनेजर जो प्लानिंग कर रहा है उसको क्या करना, फॉलो करना। तो वही बोला है कि उन दोनों, अगर उनका मेंटल रिवॉल्यूशन होगा, मीन्स उनका एटीट्यूड अगर एक दूसरे की तरफ चेंज होगा, तो इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे का इम्पोर्टेंस जान पाएंगे। ये जान पाएंगे कि उन दोनों का जो है इक्वल इम्पोर्टेंस है कहाँ पे, इस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट, दे शुड गिव फुल कॉर्पोरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर उनका मेंटल रिवॉल्यूशन होगा, अगर उनका एटीट्यूड चेंज होगा एक दूसरे की तरफ, तो वो जान पाएंगे कि दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। और इससे क्या होगा,
इससे ये होगा कि वो एक दूसरे को मदद करेंगे क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए। एक दूसरे को क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, सक्सेस पाना। ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है, प्रॉफिट कमाना, सक्सेस पाना। तो अगर मेंटल रिवोल्यूशन होगा, प्रिंसिपल फोकस इसी चीज पे करता है कि दोनों का एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ इक्वल होना चाहिए, दोनों का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनका कॉपरेशन अच्छा होगा एक दूसरे की तरफ, और एक दूसरे की तरफ अच्छा कॉपरेशन होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव होगा। ओके, अभी देखेंगे आप ध्यान से ना, तो जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं सभी में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन्हीं दोनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और इन दोनों के बीच के कॉर्पोरेशन को इंपॉर्टेंस दिया है। मतलब जो ये FW टेलर हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल में एक ही चीज़ को ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एक ही चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन दोनों के बीच अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अच्छा कॉर्पोरेशन होना चाहिए। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करते हैं स्टार्ट। क्या है, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सिंपल है, कॉर्पोरेशन के बारे में इतने से हम पढ़ रहे हैं कि कॉर्पोरेशन मीन्स एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना, जिससे जितने भी वर्क्स है ऑर्गेनाइजेशन में वो इजीली परफॉर्म हो और इफेक्टिव वे में हो। और क्या बोला है नेक्स्ट कि नॉट इंडिविजुअली, मीन्स एक खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, एक इंडिविजुअल पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, सबको मिलजुल के काम करना है। सबको क्या करना है, मिलजुल के काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्टीज कौन होते हैं, एक मैनेजमेंट और एक वर्कर्स। तो इनको सबको क्या करना है, मिलजुल के काम करना है, कॉर्पोरेशन के साथ काम करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बिटवीन वर्कफोर्स। क्या बोला है कि इनका ये जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है ये प्रिंसिपल, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को। इनके बीच वर्कफोर्स मीन्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, ये दोनों जो है ये वर्कफोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, और इन दोनों के बीच कैसा होना चाहिए, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होना चाहिए। एक दूसरे के तरफ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। आगे है, ड्यू टू कॉर्पोरेशन ट्रस्ट टीम स्पिरिट एटसेट्रा इंटरनल कंपटीशन विल बी टर्न इनटू हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। क्या बोला है कि एक दूसरे का कॉर्पोरेशन ट्रस्ट एंड टीम स्पिरिट, एक दूसरे का कॉर्पोरेशन ट्रस्ट एंड टीम स्पिरिट, इन सब के वजह से हम ये सब जो प्रिंसिपल जो हम नाम सुन रहे हैं, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट, सब 14 प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। वही का ये समझिए कि शॉर्ट एक दिया हुआ है शॉर्ट में, लेकिन यहाँ पे कैसा साइंटिफिकली सारे एनालिसिस होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन रहते हैं, फर्क इतना ही है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि एक इनका क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेशन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेशन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो इंटरनल कंपटीशन है, इंटरनल कंपटीशन कब होगा, जब इंडिविजुअलिज्म होगा। इंडिविजुअलिज्म मीन्स सब अपने बारे में सोचेंगे, एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव नज़र से देखेंगे, मीन्स हमको सबसे कंपटीशन करना है, हमको उससे अच्छा काम करना है। हम ऐसे में क्या होता है, जब हम ज़्यादा कंपटीशन के बारे में सोचने लगते हैं तो एक दूसरे के बुराई के बारे में भी सोचने लगते हैं कि उसका हम अगर कुछ काम बिगाड़ दे तो हमारा काम ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, कॉर्पोरेशन करना है, ट्रस्ट एक बनाना है सबके बीच में, और टीम स्पिरिट एक टीम स्पिरिट होना चाहिए। सब एक कैसे यूनियन में काम करना चाहिए, सब एक साथ काम करना चाहिए। किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने फायदे के लिए काम नहीं करना है। यहाँ पे किसके लिए काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना है। वो कैसे पॉसिबल होगा, कॉर्पोरेशन से। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोई भी अगर स्ट्रक्चर को खड़ा करना है तो उसमें पिलर्स होते हैं। मतलब वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अभी जो मैनेजमेंट एंड जो एम्प्लॉयज़ है वो कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का
टू पिलर्स हैं जिसके वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता है, चलता है। ओके, तो ये कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपको याद होगा तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने पढ़ा था हेनरी फ्योर्स के प्रिंसिपल में। सेम वही है यहाँ पे, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि उसको कौन से अधिकार, मतलब उसको क्या मतलब उसको क्या, किस चीज़ के लिए, कौन से काम के लिए रिस्पॉन्सिबल किया जा रहा है, मतलब उसको कौन सा काम दिया जा रहा है कि भाई तू ये काम करेगा। नहीं तो कैसे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा तो वो काम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, बस वो आएगा टाइम पास करेगा जाएगा, आएगा टाइम पास करेगा जाएगा कोई भी एम्प्लॉय। तो कैसा होना चाहिए, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको डिवाइड करना है अमॉन्ग्स एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के बीच में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है कि आपको इतने टाइम में इतना काम कंप्लीट करना है, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी accompanied with division of responsibilities between the manager and employees। क्या बोला उन्होंने कि प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। साथ में प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए वर्क का, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। अगर सिर्फ वर्क डिवाइड कर दिया, सबका अपना अपना काम दे दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दिया ही नहीं, उनको कोई टारगेट ही नहीं दिया कि भाई तुम्हें इतना काम इतने दिन में इतना अचीव करना है, अगर कोई टारगेट दिया ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, सिर्फ काम ऐसे अलॉट कर दिया कि जाओ काम करो, तो वो क्या कर सकते हैं, टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, उसका मिसयूज कर सकते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वर्क के साथ तो वो टाइमली क्या करेंगे, सारे वर्क्स परफॉर्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है पॉइंट, मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज वेयर एज एम्प्लॉई आर कंसंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। मेन जो सारे काम होते हैं जो प्लानिंग के, क्या करने के, प्लानिंग करने के, वो कौन करेगा, टॉप लेवल का मीन्स मैनेजर करेगा, मैनेजमेंट करेगा, और उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको मतलब उसको रियलिटी में अमल में कौन लाएगा, एम्प्लॉइज। तो कैसा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि भाई मैनेजमेंट तुम जो है तुम क्या करो, प्लानिंग करो, और एम्प्लॉइज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको ये दिया गया है, बोला गया है कि भाई जो मैनेजमेंट ने जो किया है प्लानिंग, उसको आप क्या करो, एग्जीक्यूट करो, उसको आप परफॉर्म करो, अमल में लाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए किनके बीच, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज के बीच। अगर मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहा है कोई जॉब परफॉर्मेंस के लिए, जो भी वर्क परफॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए अगर एक मैनेजमेंट टॉप लेवल का जो रहेगा अथॉरिटी, अगर वो प्लानिंग कर रहा है, टॉप लेवल एंड मिडल लेवल मिलके दोनों क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, मीन्स उनको वो काम परफॉर्म करना है कोई भी सिचुएशन में। ये कैसा, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट, मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज। अभी सिर्फ इतना ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि प्लानिंग किया, उनको बोल दिया काम करो, उनको क्या करना है, हेल्प करना है। टाइम टू टाइम अगर उनको कोई कंफ्यूजन होता है प्लानिंग में, उनको अगर कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो यहाँ पे कौन वो करेगा, हेल्प, मैनेजमेंट करेगा, उनको एनकरेज करेगा। टाइम टू टाइम अगर उनको कोई प्रॉब्लम आता है, उनको अगर कोई वो अगर मान लो एग्जॉस्टेड हो गए, मतलब थक गए हैं, तो उनको क्या करना है, उनको एनकरेज करना है बाय गिविंग ड्रिंक्स। ओके, तो उनको कैसा, उनको एनकरेज करना है काम करने के लिए, जो प्लानिंग है उसको परफॉर्म करने के लिए क्या करना है, उनको एनकरेज करना है, हेल्प करना है, एनकरेज करना है एंड गाइड भी करना है कि कैसे काम किया जाएगा, किस तरह से काम करना है, उसके लिए उनको क्या करना है, गाइड करना है, एक रास्ता बताना है किस तरह से उनको काम करना है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। क्या बोला है
कि डेवलपमेंट करना है किसका, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, किसके लिए, ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। एफिशिएंसी मीन्स उनका काम करने की क्षमता, किस तरह से कितना वो काम कर पाते हैं, और प्रॉस्पेरिटी मीन्स उनका डेवलपमेंट, उनका फ्यूचर में कैसा डेवलपमेंट होगा वो। तो यहाँ पे हम जो लास्ट हमारा 6 प्रिंसिपल है FW टेलर का, वो बोलते हैं कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय उनका क्या करना चाहिए, हमको डेवलपमेंट करना चाहिए, किस चीज़ के लिए, ग्रेटर एफिशिएंसी के लिए, मीन्स और अच्छे से अच्छे वो काम कर सके और अच्छा से अच्छा वो परफॉर्म कर सके, ग्रेटर एफिशिएंसी के लिए, एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म तब करेगा जब उसको उसमें अपना फ्यूचर दिखेगा, मीन्स उसको कुछ अपना डेवलपमेंट दिखेगा। तो जब उनकी प्रॉस्पेरिटी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनको अपने जो भी काम करेंगे उनमें अगर उनको ज़्यादा अपना खुद का डेवलपमेंट दिखेगा, ज़्यादा उनको फ़ायदा दिखेगा, तो वो ऑब्वियसली अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो वो प्रॉस्पेरिटी भी उनका बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना है किसके लिए, ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन स्किल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मीन्स बोला है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट परफॉर्मेंस किस चीज़ पे डिपेंड है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट परफॉर्मेंस उनके एम्प्लॉयज़ के एफिशिएंसी पे डिपेंड है। मीन्स कि वो किस हद तक वो काम कर सकते हैं, अगर एम्प्लॉयज़ किस लेवल तक कितना बेटर वे में काम कर सकते हैं, इस पे डिपेंड है क्या, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो एम्प्लॉई के ग्रेटर एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कि हम क्या करें, उनका एफिशिएंसी ग्रेटर बनाएं, उनका एफिशिएंसी और अच्छे से ज़्यादा हम क्या करें, बढ़ाएं। नेक्स्ट है, दस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू द एम्प्लॉयज व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो इसके लिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों का मीनिंग एक ही होता है, फर्क इतना है कि ट्रेनिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं एम्प्लॉय के लिए, और एम्प्लॉयर मीन्स जो मैनेजमेंट होता है उनका डेवलपमेंट किया जाता है। ट्रेनिंग किसको दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को, जो मैनेजमेंट को जो ट्रेनिंग दिया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बोला है कि क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, क्या करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ाते हैं, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ाते हैं, क्या करके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देके, तो इससे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा ट्रेंड एम्प्लॉय वेस्टेज कम से कम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो इससे का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है। तो अभी ना एक स्टूडेंट्स को 2 पॉइंट में कंफ्यूजन था, जो हमने लास्ट हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल पढ़े थे, रेम्यूनरेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। रेम्यूनरेशन एंड सेंट्रलाइजेशन शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। रेम्यूनरेशन क्या था, रेम्यूनरेशन मीन्स कोई भी हम वर्क परफॉर्म करें, कोई भी हम काम करें जिसके बदले हमको पैसा मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन के बहुत अलग अलग से टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट होगा सैलरी, हम बोल सकते हैं, वेजेस बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है, फीस होते हैं। अभी कैसा सैलरी एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, वेजेस वर्कर्स को दिया जाता है, फीस दिए जाते हैं, प्रोफेशनल जो कोई बाहर से आके कंपनी में काम करके रहता है तो उसको फीस दिए जाते हैं। तो ये रेम्यूनरेशन मीन्स कोई भी वर्क परफॉर्म किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं भी,
कोई भी काम करने के बदले जो हमको पैसे मिलते हैं उसको हम रेम्युनरेशन बोलते हैं। रेम्युनरेशन बहुत अलग अलग नाम से बोला जाता है, सैलरी बोल सकते हैं, वेजेस बोल सकते हैं, फीस बोलते हैं, ऑनरेरियम भी बोलते हैं। तो रेम्युनरेशन मीन्स सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी काम करने के बदले जो हमको पैसे मिलते हैं उसको हम रेम्युनरेशन बोलते हैं। ओके, रेम्युनरेशन कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। मीन्स कोई भी एम्प्लॉय का कैपेबिलिटी कैसा है, वो कितना क्वालिफाइड है, वो कितने देर काम करता है, उसी हिसाब से कैसा होना चाहिए, रेम्युनरेशन फिक्स होना चाहिए। तो ये रेम्युनरेशन हो गया। दूसरा था सेंट्रलाइजेशन। क्या था? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज। अभी कोई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पावर्स एंड अथॉरिटी होती है वो कैसा होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन के हिसाब से कि कंसंट्रेशन होना चाहिए, मतलब एक जगह पे होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन में उस वहाँ के मैनेजमेंट को या तो किसी एक मैनेजर के हाथ में होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा, 2 से 3 फ्यू हैंड्स में होनी चाहिए। तो क्या बोला है कि पावर एंड अथॉरिटीज का अगर कम से कम लोगों के हाथ में हम देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। और जब कभी भी सेंट्रलाइजेशन का नाम लिया जाता है तो उसके साथ डिसेंट्रलाइजेशन भी आता है। डिसेंट्रलाइजेशन ठीक इसके अपोजिट होता है कि सेंट्रलाइजेशन मीन्स जैसे पता है कि कोई अथॉरिटीज एंड पावर कैसा एक जगह पे कंसंट्रेट हो रहे हैं, मतलब एक फ्यू हैंड्स में दिए जा रहे हैं, वन हैंड में दिए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक ही हाथ में दिया जा रहा है कि भाई तू ये, तेरे पास ये पावर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब तू ही कर। तो क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? मेरे पास जितने भी पावर थे मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब अपना अपना पावर यूज करे, सब अपने अपने अथॉरिटीज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हेनरी फ्लॉस क्या बोलते हैं कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन तो क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अगर सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा तो किसी एक पर्सन के हाथ में अथॉरिटीज एंड पावर होंगे और वो उसका क्या कर सकता है? मिसयूज कर सकता है। तो इसके लिए सेंट्रलाइजेशन क्लियर है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स एक ही हाथ में हम क्या कर रहे हैं? अथॉरिटीज एंड पावर को दे रहे। ये दोनों पॉइंट आपका था जो कंफ्यूजन था तो क्लियर हो गया है। ये हेनरी फ्लॉस के जो 14 प्रिंसिपल्स थे उसका पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचा है ये चैप्टर में, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।